बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, आपने डेली लाइफ में अक्सर सुना होगा कि फ़लाँ शख्स गया कोर्ट से स्टे ले आया और सारा काम रुक गया। तो ये जल्दी से स्टे कौन ले सकता है, कैसे ले सकता है, कब ले सकता है और किन सूरतों में स्टे नहीं भी दिया जा सकता, ये सारी मालूमात बहुत ज़रूरी हैं। और ये समझिए कि बहुत सारे केसेस का सलूशन और बहुत सारे केसेस के मसाइल हल हो जाते हैं और बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़ जाते हैं इस स्टे की वजह से। तो आज सीख लेते हैं इसको कि ये कैसे, कौन, कब ले सकता है, किन सूरतों में नहीं दिया जाता, ये भी सीखेंगे। और मैं इसके लिए अर्ज़ करूँगा कि इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिए, शुरू से लेकर एंड तक देखिए, ताकि मुकम्मल तौर पर आपको मालूमात मिल सकें, कुछ सीख लें। और ये शॉर्ट सा टाइम आप स्पेंड करते हैं तो यकीनन बहुत सारा आपको कीमती नॉलेज मिलेगा जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन अगर आप कानून सीखने में दिलचस्पी रखते हैं तो फिर आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाएगी और आप वो देख सकेंगे, आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम स्टे के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली अगर स्टे की बात करें तो बुनियादी तौर पर ही इसमें बहुत सारी मिसकंसेप्शन है नाम पे ही, कि अदालत में हम कोई केस फाइल करते हैं और साथ ही स्टे ले लेते हैं। वो स्टे नहीं होता, वो इंजंक्शन होता है। टेम्परेरी इंजंक्शन हो सकता है, एड इंटरम इंजंक्शन हो सकता है, वो जनाब परमानेंट इंजंक्शन हो सकता है। इंजंक्शन का मतलब होता है हुक्म इम्तनाई। हुक्म इम्तनाई आर्जी हो सकता है, हुक्म इम्तनाई दवामी हो सकता है। इस पे इंशाल्लाह अभी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हुक्म इम्तनाई आर्जी। ये क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन। तो टेम्परेरी इंजंक्शन या हुक्म इम्तनाई आर्जी के लिए जब कोर्ट से हम रजू करते हैं, इसको कानून डील करता है CPC का ऑर्डर 39 और रूल है इसका 1 और 2। ये डील करते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन को। कोर्ट में कोई बंदा केस फाइल करे, केस के साथ ही वो महसूस करता है केस मैंने दायर कर दिया है, केस चलता रहेगा, महीनों और सालों चल सकता है। मीनवाइल अगर जब तक मैं फ़ैसले का इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरी प्रॉपर्टी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तबाह हो सकती है, केस लिंगर ऑन होता जाएगा। इस सूरत में अपने दावे के साथ वो बंदा क्या करता है, अपने दावे के साथ एक दरख्वास्त भी लगा देता है इंजंक्शन के लिए कि मुझे जनाब टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किया जाए। टेम्परेरी इंजंक्शन का मतलब है कि जब तक मेरे केस का फ़ैसला नहीं हो जाता, उस वक्त तक फ़लाँ शख्स को कहें कि ये जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, जिसका मसला बना हुआ है प्रॉपर्टी का, इसको सेल ना करे, ये किसी को ट्रांसफ़र ना करे, इसकी शक्ल जो है वो चेंज ना करे, इसमें तब्दीली ना करे, तो इसको रोका जाए। आम ज़ुबान में कहते हैं कि स्टे दे दिया जाए। तो लेकिन स्टे कुछ और चीज़ है, इसे कहते हैं इंजंक्शन का। हम टेम्परेरी इंजंक्शन सीख करते हैं कोर्ट से, हुक्म इम्तनाई आर्जी ले लेते हैं कोर्ट से। अब ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो हुक्म इम्तनाई जारी करे या ना करे। तो ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 ये टेम्परेरी इंजंक्शन। लेकिन इसमें यह भी है टेम्परेरी इंजंक्शन और एड इंटरम इंजंक्शन। अब इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, मामूली सा डिफरेंस है। वो ये कि जब हम दरख्वास्त देते हैं ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 की, तो उसके अंदर हम कहते हैं कि जनाब आप फ़लाँ शख्स को रोक दें कि जब तक ये मेरा केस डिसाइड नहीं होता, उस वक्त तक ये बंदा इसको सेल ना करे, इसको डिस्ट्रॉय ना करे, इसको इसकी हैयत को चेंज ना करे। तो ये हमने दरख्वास्त, लेकिन दरख्वास्त जब हमने अपने दावे के साथ एक दरख्वास्त लगाई कि जनाब रोक दिया जाए इसे, तो वो दरख्वास्त भी तो उसका फ़ैसला होगा तो हमें मिलेगा ना, इंजंक्शन स्टे मिलेगा। लेकिन अब हो सकता है कि मैं जब तक इस दरख्वास्त मैंने दावा दायर किया, साथ दरख्वास्त लगाई है, कोर्ट में दे दिया है,
ये इसका फ़ैसला होने से पहले, अब दरख्वास्त का फ़ैसला होते ही 6 महीने लग जाएं, तो मीनवाइल क्या होगा? मीनवाइल ये होगा, वो बंदा उसको प्रॉपर्टी को जो चाहे करे, वो सेल कर देता है, वो किसी को गिफ्ट कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तबाह कर देता है, तो प्रॉपर्टी बचेगी नहीं और मेरा केस सारा ज़ाया। अब इस सूरत हाल को कवर करने के लिए एड इंटरम इंजंक्शन सीख किया जाता है कि जब तक मेरी दरख्वास्त का फ़ैसला नहीं हो जाता, दरख्वास्त के फ़ैसले से पहले पहले भी मुझे जनाब आप ये स्टे दे दें। इसे कहते हैं एड इंटरम इंजंक्शन। एड इंटरम इंजंक्शन जो है, ये हमारी एप्लीकेशन जब तक पेंडिंग है तब तक ये चलता है। तो जैसे ही हमारी एप्लीकेशन, स्टे की एप्लीकेशन, इंजंक्शन के लिए जो एप्लीकेशन हमने दी है वो डिस्पोज ऑफ होती है, साथ ही ये एड इंटरम इंजंक्शन ख़त्म हो जाता है। और एड इंटरम इंजंक्शन तो ख़त्म हो गया, तो अब इंटरम इंजंक्शन जो है या टेम्परेरी इंजंक्शन जो है, फिर जब दरख्वास्त का फ़ैसला होता है तो फिर हमें फ़ैसला हमारे हक़ में हो जाए तो हमें स्टे ग्रांट किया जाता है कि जनाब ये परमानेंट, जब तक ये इस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता आपको ये स्टे कर दिया, रोका जाता है कुछ करने से कि आप इसको फर्दर ट्रांसफ़र ना करें। तो ये माइनर सा डिफरेंस एड इंटरम इंजंक्शन और इंजंक्शन में। एड इंटरम इंजंक्शन हमारी जो स्टे की दरख्वास्त है उसका फ़ैसला होने से पहले पहले मीनवाइल आप हमें शॉर्ट सा दे दें, एड इंटरम। और दूसरा था वो इंटरम इंजंक्शन, वो क्या है, एप्लीकेशन से लेके, एप्लीकेशन डिसाइड हुई उस वक्त से लेके जब तक हमारा केस का फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक हमें वो इंजंक्शन मिल जाएगा। तो एड इंटरम इंजंक्शन जो है वो मैक्सिमम 15 डेज़ के लिए दिया जाता है। 15 डेज़ के बाद अगर उसको मज़ीद बढ़ाना, मिसाल के तौर पर हमने 15 दिन के लिए एड इंटरम इंजंक्शन लिया और फिर दूसरी पार्टी को नोटिस किया, नोटिस दिया, तो दूसरी पार्टी आगे वो खुद ही आके, जिसके ख़िलाफ़ स्टे हुआ है, वो आके खुद ही कहता है कि जनाब मैं ये, मुझे टाइम दीजिए, मैंने इसका जवाब देना है, या जैसे भी वो टाइम मांगता है, फिर कोर्ट उसको एक्सटेंड कर सकती है। तो ये 15 दिन नॉर्मल इसका पीरियड है, इससे ज़्यादा करेगी तो वो उसकी भी कुछ सूरतें हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि दूसरी पार्टी रिस्पोंडेंट साइड से ही टाइम मांग रही है तो फिर उसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है एड इंटरम इंजंक्शन को। तो इंटरम इंजंक्शन जो है, जो टेम्परेरी इंजंक्शन है, वो अगर ग्रांट कर दिया जाए, हमारी दरख्वास्त का फ़ैसला करने के बाद वो हमें ग्रांट कर दिया गया है, तो उसकी मुद्दत पहले तो थी 6 माह, लेकिन अब उसे बढ़ा के तो 1 साल कर दिया गया कि 1 साल तक वो जो टेम्परेरी इंजंक्शन है वो चल सकता है। 1 साल ख़त्म होने के बाद टेम्परेरी इंजंक्शन ख़त्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ख़त्म समझा जाएगा कि उसकी ड्यूरेशन इतनी है। लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा हम उसको एक्सटेंड करना चाहें, बढ़ाना चाहें, तो फिर कोर्ट को चाहिए, ट्रायल कोर्ट को चाहिए कि वो हाई कोर्ट को इन रिटर्न वो बताएगी रीज़न कि इस वजह से हमने टेम्परेरी इंजंक्शन को 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कोर्ट देखेगी। मिसाल के तौर पर जब हम कोर्ट में स्टे लेने के लिए जाते हैं, इंजंक्शन सीख करने के लिए जाते हैं, तो उधर जाके हम एक तो बयान अल्फी देंगे कि मैं जो बातें ये कर रहा हूँ स्टे लेने के लिए ये बिल्कुल सच्ची हैं, मेरे दावे के अंदर मैं सच बोल रहा हूँ, एफिडेविट देंगे, बयान अल्फी देंगे। दूसरा ये बताएंगे कोर्ट को कि इर्रिपेयरेबल लॉस है, कि मुझे नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो जाएगा अगर स्टे ग्रांट ना किया गया। फिर आप बताएंगे बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है वो मेरी फेवर में है। अब बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस को अक्सर ज्यूरिस्ट कहते हैं कि बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस कहना चाहिए। अब बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है क्या, कि मुझे ये शो करना है कि जनाब ये स्टे ग्रांट आप करते हैं या नहीं करते, इस सूरत में अगर मुआवजा करें तो मुझको बहुत ज़्यादा लॉस होगा स्टे अगर नहीं दिया जाता, और दूसरी पार्टी को अगर मुझे स्टे दे देते हैं तो दूसरी पार्टी को जनाब नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। मुझे स्टे ना मिलने पे बहुत सारा नुकसान होगा, लेकिन दूसरी पार्टी को स्टे मिलने पे माइनर लॉस होगा, कम लॉस होगा, तो ज़्यादा मुझे ख़तरा है। इसलिए बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है वो मेरी फेवर में है। अब ये भी बताएं कि जनाब कोर्ट ये भी देखती है कि गुड आर्गुएबल केस है हमारा केस बहुत अच्छा है कि इसके चांसेस हैं कि हम इसको जीत जाएं।
कोर्ट ये देखेगी कि जनाब प्रॉपर्टी इन डेंजर है, हमें ये साबित करना है प्रॉपर्टी इन डेंजर है, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देगा, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देगा, प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देगा, या इसकी सूरत ये हो सकती है कि प्रॉपर्टी को कोई बंदा इस नीयत के साथ जनाब सेल आउट कर रहा है या डिस्ट्रॉय कर रहा है क्रेडिटर से बचने के लिए। इसने कर्ज़ लिया हुआ है, अब जो जनाब कर्ज़ खा है इसके पीछे पीछे फिर रहे हैं और इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय उस प्रॉपर्टी के, ये उसको सेल आउट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। हम जाके स्टे ले आते हैं कि जनाब इसको फर्दर इस प्रॉपर्टी की हद तक रोकें कि ये इसका कुछ भी ना करे, एज़ इट इज़ इसको रहने दें। अच्छा, इसमें दूसरी बात ये कि कोर्ट जो है ड्यूटी बाउंड है कि उसने नोटिस करना है, जब भी स्टे देना है नोटिस करना है। लेकिन अगर कोई ऐसी अर्जेंट किस्म की सिचुएशन हो कि जनाब फौरी तौर पे मुझे स्टे ग्रांट कर दिया जाए कि बहुत ज़्यादा मुझे इर्रिपेरेबल लॉस होगा, तो उस सूरत में कोर्ट बग़ैर नोटिस के भी स्टे ग्रांट कर सकती है। अब जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, स्टेट के अगेंस्ट कोई आप केस फाइल करते हैं तो उसमें नॉर्मली नोटिस करने के बाद ही स्टे ग्रांट किया जाता है। जब आप सरकार को जनाब पार्टी बनाया आपने, सरकारी कोई ऑफिस है, कोई सरकारी इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें मिनिमम 2 दिन का नोटिस देना ज़रूरी है और मैक्सिमम 7 दिन का नोटिस दिया जाता है। इसी के साथ अगर हम देखें कि कोर्ट स्टे ऑर्डर ग्रांट करती है कि आप ये काम नहीं करेंगे, कोर्ट ने स्टे ऑर्डर ग्रांट कर दिया है, अब दूसरी पार्टी जो है, दूसरा बंदा जो है वो क्या करता है, वो स्टे ऑर्डर वायलेट करता है, वो एलियनेट कर देता है, सेल कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है प्रॉपर्टी को। इसका हल ये है, अब कोर्ट इसको सज़ा देगी। सज़ा क्या हो सकती है कि इस शख्स की जिसने अदालत की हुक्मदुली की है, स्टे को नहीं माना, उसके ख़िलाफ़ चला है, अदालत क्या करेगी, इसको 3 महीने के लिए डिटेन करने का हुक्म दे सकती है। या फिर दूसरा ये कि इसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। तो इसके साथ ये जनाब प्रॉपर्टी को कोर्ट जो है ये इसके पास ये इख्तियार है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा बड़ी चालाकी करता है, झूठ बोल के, फ्रॉड करके, कोर्ट के साथ चीट करके, तो ये स्टे ऑर्डर ले लेता है दूसरी पार्टी को तंग करने के लिए। अब कोर्ट बेबस नहीं है कि स्टे ग्रांट कर दिया तो अब क्या करें, नहीं, कोर्ट के पास इख्तियार है अंडर ऑर्डर 39 रूल 4, कोर्ट अपने स्टे जो ग्रांट किया उसको विथड्रॉ कर सकती है किसी भी वक्त। वो कोई एक पार्टी भी कोर्ट में जाके दरख्वास्त दे कि जनाब ये स्टे वापस लें, तो अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो कोर्ट अपने ऑर्डर को विथड्रॉ कर सकती है, वापस ले सकती है जो कोर्ट ने स्टे ग्रांट किया हो। बाज़ दफ़ा होता है कि कोर्ट स्टे ग्रांट करना है तो बाज़ार तो कोर्ट ये महसूस कर रही है, अदालत को पता चल रहा है कि इनको स्टे देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो ग्राउंड्स जो हैं वो तो किसी किताब में मौजूद नहीं है। तो फिर अब अदालत क्या करेगी, अदालत के पास इनहेरेंट पावर्स होती हैं। 151 के तहत CPC अदालत क्या करती है, अपनी इनहेरेंट पावर कि जहां इंसाफ किया के तकाजे पूरे करने के लिए बहुत ज़रूरी हो, कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर इस्तेमाल करते हुए वो स्टे ग्रांट कर सकती है। जैसे क्रिमिनल केसेस में भी कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स हैं। 561A CRPC, इसके तहत क्रिमिनल कोर्ट को ये इख्तियार है कि वो अपनी इनहेरेंट पावर्स, वसी तर पावर्स होती हैं कि वो इस्तेमाल कर सकती है। कानून में कहीं लिखा नहीं भी है तो फिर भी कोर्ट कोई ऑर्डर पास कर सकती है। अब ये तो थी बातें कुछ हमारी जो इंटरम इंजंक्शन के बारे में CPC के अंदर। अगर कोई बंदा कहता है कि मैं टेम्परेरी इंजंक्शन के अलावा परमानेंट इंजंक्शन लेना चाह रहा हूँ, परमानेंट इंजंक्शन का मतलब है कि हुक्म इम्तनाई दवामी कि हमेशा हमेशा के लिए इसको मना कर दें कि ये जनाब मेरी प्रॉपर्टी है, इसके अंदर जनाब ये दखल अंदाजी ना करे, इसके अंदर दीवार ना बनाए, ये कभी भी इसको डिस्टर्ब ना करे मेरी प्रॉपर्टी को, हमेशा हमेशा के लिए इसको बाज कर दिया जाए। इसे कहते हैं हुक्म इम्तनाई दवामी। टेम्परेरी इंजंक्शन के अपोजिट ये है जनाब परमानेंट इंजंक्शन। तो ये इसको कानून जो डील करता है वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 38 इसको डील करता है कि जनाब उसके तहत हम कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं कि आप हमेशा हमेशा के लिए इस शख्स को मना करें कि ये हमारी प्रॉपर्टी में दखल अंदाजी ना करें।
इसे कहते हैं परमानेंट इंजंक्शन। इसी तरह इंजंक्शन की एक किस्म स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 39 में दी गई है। वो कहते हैं कि मैंडेटरी इंजंक्शन। मैंडेटरी इंजंक्शन क्या होता है? वो ये होता है कि कोई बंदा कोई अमल करता है तो उसको मैंडेटरी इंजंक्शन का आर्डर लिया जाता है कोर्ट से। मिसाल के तौर पर इसने कोई दीवार बना दी, मेरी प्रॉपर्टी थी, मेरी प्रॉपर्टी के अंदर दूसरे आदमी ने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की, दीवार बनाई, तो मैंडेटरी इंजंक्शन कोर्ट से हम लेते हैं आर्डर कि जनाब ये मेरी प्रॉपर्टी थी, इसने इस पे ये इसको कहेंगे हटाए। ये स्टे की एक और किस्म है कि उसको जो कंस्ट्रक्शन की है उसको उठाए, वहाँ से क्लियर करे प्रॉपर्टी को, तो कोर्ट आर्डर कर सकती है। मैंडेटरी इंजंक्शन में आर्डर इसका सेक्शन 39 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। मैंडेटरी इंजंक्शन ये है कि वो अनडू करे जो उसने एक्ट किया था। डायरेक्टिव स्टे। डायरेक्टिव स्टे का मतलब है इसमें डायरेक्शन दी जाती है कि आप ये काम करें, किसी बंदे को डायरेक्शन दी जा रही है कि ये काम करें, डायरेक्टिव स्टे। और बाद दफ़ा होता है इंजंक्टिव स्टे। इंजंक्टिव स्टे ये होता है कि किसी को कहा जाता है एज इट इज़ रहने दिया जाए, जिस हालत में इसी हालत में रहने दिया जाए, ये होता है इंजंक्टिव स्टे। प्रिवेंटिव स्टे। प्रिवेंटिव स्टे ये होता है कि ये काम करने से आप बाज रहें, प्रिवेंट किया जाता है कि एक्शंस को रोका जाता है, इसे कहते हैं प्रिवेंटिव स्टे। इसी तरह अगर हम बात करें सेक्शन 41 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, तो वो बताता है कि किन सूरतों में कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करती, वो जनाब डिसअलाउ होता है, वो जनाब कोर्ट नहीं ग्रांट करती। वो भी कुछ सूरतें सेक्शन 41 में, मिसाल के तौर पर जुडिशल प्रोसीडिंग जो हैं उनको रोकने के लिए इंजंक्टिव आर्डर नहीं दिया जा सकता। फिर क्रिमिनल कोर्ट को सिविल कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करती कि क्रिमिनल कोर्ट को सिविल कोर्ट रोक दे के काम ना करें। फिर इसी तरह ऐसी कोर्ट को कि जो सबऑर्डिनेट ना हो उसको इंजंक्टिव आर्डर नहीं इशू किया जा सकता। फिर जनाब अली बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अदर अल्टरनेट एफिकेशियस रेमेडी अगर मौजूद हो, कोर्ट फिर भी कहती है कि आपके पास अल्टरनेट रेमेडी है, एफिकेशियस आपके पास फोरम मौजूद है, तो फिर आपको स्टे ग्रांट नहीं किया जा सकता। बाज़ दफ़ा प्लेंटिफ का कंडक्ट इतना गलत होता है कि जिसकी वजह से वो डिप्राइव कर दिया जाता है इंजंक्शन से। बाज़ दफ़ा उसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता प्लेंटिफ का, फिर भी उसको डिप्राइव कर दिया जाता है। बाज़ दफ़ा इसकी और भी सूरतें निकल आती हैं कि जिन सूरतों में कोर्ट जो है वो इंजंक्टिव आर्डर ग्रांट नहीं करती। अब इसमें सेक्शन 40 जो है वो हमें ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम इंजंक्टिव आर्डर तो सीख कर रहे होते हैं कोर्ट से, लेकिन साथ ही हमें बहुत सारा नुकसान हो रहा है। मिसाल के तो मैं कहता हूँ उसने जनाब दीवार बना दी मेरी प्रॉपर्टी, इसको कहीं बाज़ो ममनू रहे और ये दीवार उठाए और पीछे करे, ये तो ठीक है, हम ये एक इंजंक्टिव आर्डर ले रहे हैं, लेकिन साथ ही हम उसके डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। मैं कहता हूँ इसके इस अमल की वजह से मुझे बहुत सारा नुकसान हुआ है, मुझे 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, तो मुझे इससे डैमेजेस भी दिलवाए जाएं। सेक्शन 41 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का वो हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। जो डैमेजेस क्लेम करेगा उसको डैमेजेस मिलेंगे, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेंगे। ये है डैमेजेस। इसमें अहम चीज़, मिसाल के तौर पर मेरी प्रॉपर्टी है, सेल आउट करता हूँ, किसी के साथ मुआहदा कर लेता हूँ कि जनाब आप 10 लाख में ये मेरी प्रॉपर्टी ले लें, स्टाम्प लिख दिया, ओके, 1 लाख रुपया एडवांस ले लिया, बाकी 9 लाख रुपया 2 महीने के बाद दूंगा और जनाब आप रजिस्ट्री कर दीजिएगा, जी तय हो गया, हम प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। अब होता क्या है, वो लाख रुपया दिया, स्टाम्प लिया, चला गया, रजिस्ट्री करवानी थी, 2 महीने के बाद 9 लाख रुपया देना था, बंदा आता नहीं है, मैंने प्रॉपर्टी का सौदा किया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं परेशान होता हूँ कि उससे चाहिए था 9 लाख रुपया, देता 2 महीने के बाद और रजिस्ट्री करवाता, लेकिन वो आता ही नहीं है। वो बड़ा फ्रॉडिया था। फ्रॉडिया इस तरह था, वो कहता है चलो 2, 4, 6 महीने निकालते हैं, मेरे पास स्टाम्प तो है, तो ये सेल आउट करेगा तो मैं स्टे ले आऊँगा। तो 6 महीने गुजार के तो उसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू साल बाद बढ़ जाएगी, तो मैंने तो जो सौदा किया उसके मुताबिक ही देना है ना। अब ये चालाक आदमी,
ऐसी सूरत में इसका तोड़ ये है, हमें कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का जब उधर केस फाइल करना है तो साथ ही साथ उसके अंदर ये भी मेंशन करें कि कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का ये मैंने केस फाइल किया है। तो जनाब अगर ये अब अदालत में आके कहे ये बंदा कि नहीं जी कैंसिल ना करें डॉक्यूमेंट को, मैं तो पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तो केस का फैसला हो तो साल लग जाना है, 2 साल लगने हैं, उसके बाद वो तैयार हो तो मैं 2 साल के बाद वो 9 लाख रुपया लेके क्या करूँगा। तो मुझे मेंशन करना है, लिखना है दावे के अंदर कि जनाब अगर ये अब मेरी प्रॉपर्टी लेना चाहे तो वो 9 लाख नहीं देगा, फिर इसकी प्रॉपर्टी की जो मौजूदा वैल्यू है उसके मुताबिक ये मुझे इसकी वैल्यू देगा, तो फिर इसको प्रॉपर्टी हम ट्रांसफ़र करेंगे। ये था। इसके अलावा स्टे। अब इंजंक्शन में और स्टे में क्या फ़र्क है? इंजंक्शन ये होता है कि किसी पर्सन के अगेंस्ट, किसी बंदे के ख़िलाफ़ हम इंजंक्शन सीख करते हैं कि इसको कहें कि ये काम करे, ये काम ना करे, ऐसे ही रहने दे, ये है इंजंक्शन। स्टे ये होता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग को रोक देना, इसे कहते हैं स्टे। बड़ी अदालत ने छोटी अदालत को जनाब प्रोसीडिंग को रोक दिया कि ये केस की प्रोसीडिंग चल रही थी, इनको हम रोकते हैं, इधर ही रुक जाएं, ये है स्टे। या फिर केस की प्रोसीडिंग चल रही हो या एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग चल रही हो, इनको रोकने के लिए अदालत जो ऊपर से ऑर्डर करती है, स्टे ऑर्डर करती है, इस ये है स्टे। असल में वो जो पीछे था जो आम आदमी के लिए हम लेते हैं वो इंजंक्शन है, और स्टे क्या है? ये कोर्ट की प्रोसीडिंग या फिर कोर्ट की एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग, उनको रोकने के लिए स्टे ऑर्डर होता है। इसको भी सीपीसी का ऑर्डर डील करता है, इसको जनाब 21 ऑर्डर, और रूल है इसका 26 और 29। इसके अंदर पॉइंट आउट किया गया है कि जनाब किस सूरत में कोर्ट जो है, हायर कोर्ट्स जो हैं वो लोअर कोर्ट्स को की प्रोसीडिंग को किस तरह स्टे कर सकती हैं। इसके अलावा इसका ऑर्डर 41 है और रूल 5 और 6 है उसके अंदर भी ये मेंशन है कि स्टे ऑर्डर किन सूरतों में किया जाता है। स्टे ऑर्डर में और इंजंक्शन में बुनियादी फ़र्क ये है कि स्टे ऑर्डर कोर्ट की प्रोसीडिंग के ख़िलाफ़ स्टे कर दिया गया, प्रोसीडिंग या एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया गया कोर्ट की, इसको कहते हैं कोर्ट के लिए होता है स्टे ऑर्डर, और इंजंक्शन वो आम पर्सन के लिए होता है। दूसरा फ़र्क इसमें यह है कि स्टे ऑर्डर जो है वो जब भी ऊपर वाली कोर्ट स्टे ऑर्डर देती है, नीचे वाली कोर्ट स्टे पे अमल दरामद नहीं करती, उसी तरह चलती रहती है। अब इसका हल ये है कि सज़ा नहीं होगी, प्यूनिटिव नहीं है, बल्कि इसका इलाज ये है कि उसकी जितनी प्रोसीडिंग करेगी नीचे वाली कोर्ट वो नल एंड वाइड करार दे दी जाएंगी, वाइड एब एन इशू उनको करार दिया जाएगा कि ये जैसे कि अदालत ने कुछ किया ही नहीं, वो सारी ख़त्म तस्वर की जाएंगी जो स्टे ऑर्डर के बाद हुई हैं। इस पर एक जजमेंट भी है 1992 SCMR पेज 127 है, तो इसके अंदर भी बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया कि अगर जो स्टे प्रोसीडिंग को हम कर देते हैं, ऊपर वाली कोर्ट नीचे वाली कोर्ट की प्रोसीडिंग को जब स्टे ग्रांट करती है ना, जिस दिन स्टे दिया उस दिन से गिना जाएगा। ये स्टे की कॉपी उस तक पहुंचेगी, उसको इतला मिलेगी, तो फिर स्टे ऐसा नहीं है जिस वक्त उन्होंने कहा आज से स्टे, उस दिन से स्टे कंसीडर किया जाए। उस स्टे कहने के बाद जब जनाब उसका जितनी भी उन्होंने अमल किया आगे चलते रहे हैं वो सारी ख़त्म वाइड एब एन इशू डिक्लेयर हो जाएंगी। और लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें इंजंक्शन का जो ऑर्डर है उस पर आपने पीछे भी सुना कि अगर इंजंक्शन की कोई ख़िलाफ़ वर्जी करता है, स्टे जो उधर आम पर्सन के ख़िलाफ़ जो लिया था हमने हुक्म इम्तनाई, उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करता है तो फिर उसको सज़ा होगी, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी या फिर उसको 3 माह के लिए डिटेन कर दिया जाएगा। तो ये था माइनर सा डिफरेंस जो स्टे के और इंजंक्शन के दरमियान था। इसी तरह एक स्टे की किस्म आपने पिछले लेक्चर्स अगर आपने सुने हो तो रिट्स के अंदर मैंने पॉइंट आउट किया था कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन मींस टू स्टे, किसी को किसी काम से रोक दिया जाता। हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 199 उसके अंदर ये पॉइंट आउट किया गया है कि आप रिट ऑफ प्रोहिबिशन फाइल कर सकते हैं। रिट ऑफ प्रोहिबिशन हाई कोर्ट जारी करता है टू स्टे, कि जो प्रोसीडिंग चल रही है उनको रोक दिया जाए
ये है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, जिसके अंडर किसी काम का स्टे ग्रांट कर दिया जाता है। सेक्शन 94 सीपीसी जो है वो भी इसके बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि 94 अंडर 90 सेक्शन 94 भी जो सिविल कोर्ट है वो जनाब स्टे ग्रांट कर सकती है, इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। अगर कुछ उसको वायलेट करे तो उसके डिटेन भी कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकती है। इसी तरह क्रिमिनल कोर्ट की अगर हम बात करें, बाज़ दफ़ा आपका मुशाहदा होगा, अगर पाला पड़ा हो तो क्रिमिनल कोर्ट्स जो हैं हमारी वो भी स्टे ग्रांट कर देती हैं। उनका सेक्शन 145 है। सेक्शन 145 सीआरपीसी ये कहता है कि अगर कहीं मजिस्ट्रेट साहब को ये इतला मिले कि फ़लाँ पुलिस की रिपोर्ट से या जैसे भी कि फ़लाँ जगह पे नक्से अमन का ख़तरा है, पार्टीज़ आपस में प्रॉपर्टी की वजह से झगड़ा होने वाला है बहुत, तो ख़तरा है, तो फिर कोर्ट स्टे ग्रांट कर सकती है। ये क्रिमिनल कोर्ट का भी ये इख्तियार है अंडर सेक्शन 145 सीआरपीसी, कि वो कहती है कि जनाब ये स्टे ग्रांट करते हैं, इस पे कोई बंदा हरकत नहीं करेगा। ये फ़लाँ आदमी को पोजेशन भी हम दे सकते हैं कि उसका पोजेशन रहेगा जब तक कि कानूनी तौर पर उसको पोजेशन को वापस ना ले लिया जाए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये भी क्रिमिनल कोर्ट्स भी हमारी अंडर सेक्शन 145 सीआरपीसी स्टे ग्रांट कर सकती हैं। उम्मीद है कि मुख्तलिफ़ पहलुओं से हमने जो बात की, स्टे की, इंजंक्शन की, स्टे की, ये सारे मामलात आपने ज़रूर इससे कुछ ना कुछ इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा।